वेलकम स्टूडेंट। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे, हमारा ये आज फर्स्ट चैप्टर्स होगा, हमारे आसपास के पदार्थ। हम आज जानेंगे कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इस अध्याय में हम इस बारे में जानते हैं, क्या क्या जानेंगे। तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं आप ये जानेंगे। उसके बाद इसमें पदार्थ कितने तरह के होते हैं तो वो जानते हैं आप भी हैं कि वो 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनकी हम परिभाषा और इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आकार, यानी कि ठोस का आकार कैसा क्यों होता है, कैसा होता है, द्रव का आकार कैसा होता है और क्यों होता है, साथ ही साथ गैस का आकार कैसा होता है, क्यों होता है, इस बारे में भी हम जानेंगे। इसकी मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ घनत्व के बारे में भी जानेंगे। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी पदार्थ जो होते हैं वो अपनी अवस्था को कैसे परिवर्तन करते हैं। जैसे कि कोई ठोस पदार्थ है वो द्रव में कैसे चला जाता है, और द्रव के जो पदार्थ होते हैं वो गैस में कैसे परिवर्तन हो जाते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर हम ये भी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे पिघलना क्या होता है, जमना क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है और संघनन क्या होता है। तो चलिए आज का हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज के हम इस क्लास में हम इस बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि आज अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो हम जानेंगे पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ क्या है। हम आज इसकी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, साथ साथ समझेंगे अच्छे तरह से, और पदार्थ की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। चलिए, और हम इस क्लास के अंदर हम आज की बात करेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये हम 3 टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पदार्थ, यानी कि पदार्थ क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, परिभाषा क्या होता है ये देख लेते हैं। कहा जा रहा है कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, क्या करती हो, स्थान को घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, साथ ही लगाए गए बल का विरोध करते हुए उसे हम पदार्थ करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में तस्वीर में देख रहे होंगे, एक बड़ा सा पत्थर है जो क्या कर रहा था, जो किसी ने कुछ न कुछ एरिया को कवर किया हुआ है, कुछ न कुछ जगह को घेर रखा है। तो जाहिर बात है कि ये पदार्थ होगा। जैसे कि परिभाषा में बताया गया है कि कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो, तो ये पत्थर भी कुछ न कुछ स्थान को घेर रहा है, तो इसलिए पदार्थ कहला सकता है। वैसे ही यहाँ पे आपको कुर्सी दिख रही होगी, कुर्सी को जिस स्थान पे हम रखते हैं वो स्थान को वो क्या भर देती है, यानी कि हम उस स्थान पे अब दूसरा कोई चीज़ नहीं रख सकते, यानी कि उसी स्थान पर हम दूसरी कुर्सी को नहीं रख सकते। तो यानी कि वो क्या कर रखा है, तो वो जिस जगह पर रखा जाता है उस जगह को भर देती है। ठीक वैसी तरह से एक अलमीरा जो आपके घरों में होता है, वो क्या करता है, वो जहाँ भी रहता है वो अपने के स्थान को, कुछ खास एरिए को कवर कर रखा हुआ होता है, यानी कि घेर लेता है। इसी को हम पदार्थ कहते हैं। यानी कि चलिए, तो जितने भी चीज़ें हैं आपके आसपास वो सब क्या हैं, तो पदार्थ हैं। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है पदार्थ जो होते हैं वो कणों से बना होता है, और पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे आप सॉलिड यानी कि ठोस को देख रहे हैं, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैस यानी कि गैस को देख रहे हैं आप। और हम इनको क्या किया था, हमने काफ़ी हाई माइक्रोस्कोप से जूम किया है, तो हमें दिख रहा है कि कुछ उनके जो ठोस के कण होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, द्रव के कण कुछ इस प्रकार से होते हैं, और गैस के कण कुछ इस प्रकार से आपको काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने पे हमें दिखता है। तो हम देख रहे हैं कि जो ठोस है वो काफ़ी बेहद छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, वैसे ही द्रव भी है वो भी काफ़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, और गैस भी जो है वो भी काफ़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से बना होता है। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें काफ़ी हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आज से नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कणों की विशेषता, यानी कि जो भी ये कण है, यानी कि जो भी पदार्थ हैं वो कणों से बने हैं, और इन कणों की क्या क्या विशेषता होती है इस बारे में हम
जानेंगे। तो चलिए, पहला कहा जा रहा है पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। आपने अभी पिक्चर में देखा कि जो भी ठोस था वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे, द्रव भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे और गैस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे। और ये जो कण आपने देखा था अभी, वो कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, यानी कि हम होते हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है वो इस दिशा की ओर गति कर रहा है। ये जो पार्टिकल है यानी कि ये जो कण है वो इस दिशा की ओर गति कर रहा है। ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की दिशा की ओर गति कर रहा है। ये जो पार्टिकल है वो लेफ्ट साइड यानी कि दाहिने तरफ दिशा की ओर गति कर रहा है। यानी कि जितने भी कण होते हैं वो किसी न किसी दिशा में गति कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इनके कणों के बीच में जगह होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो पदार्थ है, इनके ये जो पदार्थ है और इनके जो कण है, इन कणों के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा हो, खाली जगह देखने को मिल रहा होगा। वैसे ही द्रव में भी होता है, द्रव के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में भी कुछ न कुछ जगह होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे ही गैस के जो कण होते हैं उनके दो कणों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। तो हम कह सकते हैं यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों पदार्थों के कणों के बीच में हम कुछ न कुछ जगह को देख पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि पदार्थ के कणों के बीच जगह होता है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है आपको कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि जो भी पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें गैस की, तो गैस का एक जो कण होता है वो दूसरे कण को अपनी ओर खींचेगा, और ये कण इसको इधर खींचेगा और ये कण इस कण को इधर की तरफ खींचेगा। यानी कि एक जो कण है वो दूसरे को अपनी तरफ हमेशा खींचते रहते हैं। वैसे ही द्रव में भी होता है, द्रव का एक कण दूसरे कणों को अपनी ओर खींचता रहता है, यानी कि ये इस कण को अपनी तरफ खींचेगा और ये कण इस कण को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, वैसे ही ठोस में भी होता है, ठोस में भी एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते रहते हैं अपनी ओर। तो हम कह सकते हैं ना, पदार्थ के जो भी कण होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम। अब यहाँ पे जो भी हमने कैरेक्टर पढ़ा है, अब उनको अच्छे से देखते हैं कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा बिहेव करते हैं। यानी पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं, ऐसे मैंने बताया अभी उसके के गुणों में। तो ये क्यों गतिशील होते हैं, आइए इस बारे में हम जानते हैं। तो कहा जा रहा है पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है बताता हूँ अभी मैं। आइए, तो पदार्थ के कणों के पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, जिससे वो काफ़ी तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये पदार्थ जो होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इन कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, और जैसे जैसे हम उनका तापमान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम इनको गर्म करते हैं, यानी कि पदार्थ को, यानी ठोस को, द्रव को या गैस को गर्म करते हैं, तो उनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और इस बढ़ने के कारण से वो पदार्थ के जो कण होते हैं वो घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। और गतिज ऊर्जा क्या है, तो कहा जा रहा है गतिज ऊर्जा यानी वह ऊर्जा जिसके द्वारा कण गति करते हैं, इसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से कण जो होते हैं वो गति करते हैं, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि वह ऊर्जा होती है जिससे वो कण गति करते हैं। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो कणों के बीच की गतिज जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और इसी वजह से पदार्थ के कण जो होते हैं वो और ज़्यादा तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि पदार्थ के कण क्यों गतिशील होते हैं, क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो पदार्थ के कण और तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। तो इसमें हमने बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है। आइए इस बात को समझते हैं कि कैसे पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है। आइए इनको देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक प्रकार के पदार्थ के कण दूसरे के कणों के बीच जगह में चले जाते हैं। यानी कि जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसमें चीनी डालते हैं, और चीनी डाल के फिर उसे हम हिलाते हैं किसी माध्यम से। तो क्या होता है, तो जो चीनी हमने उन पानी में डाला, वो पानी के अंदर चीनी क्या होता है कुछ समय बाद गायब हो जाता है। तो अब बात आती है वो जो चीनी डाला था हमने, वो आखिर चीनी गई कहाँ, तो कहाँ गई, तो आइए देखते हैं। यानी कि जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक प्रकार के पदार्थ के कण दूसरे के कणों के बीच में जगह में चले जाते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया था मैं कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके बीच जो दो कणों के बीच जगह होती है, तो जो हमने चीनी डालते हैं वो इन्हीं जगहों में आकर के भर जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस के भी जो कण हैं उनके बीच में जगह है, तो जो चीनी हम डालेंगे वो इन जगहों में आकर के भर जाएगी। यानी कि अभी हमने द्रव लिया था, यानी कि पानी लिया था, तो उसके कण कुछ इस तरह से होंगे, और जैसे हम इसमें चीनी डालते हैं तो चीनी क्या होता है, तो जो इन खाली जगह होती हैं जिनको आप देख रहे हैं पिक्चर में, इन खाली जगहों में वो चीनी आकर के समाहित हो जाती है, यानी कि चली जाती है, जिससे चीनी गायब दिखता है पर होता इसी पानी के अंदर है, क्योंकि वो इन खाली जगहों में भर जाता है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त जगह होती है। ठीक है, यानी जैसे हम पानी में चीनी को डाल के घोलते हैं तो पदार्थ जो चीनी के कण है वो इन खाली जगहों में चले गए। तो इस बात से पता चल रहा है ना हमें कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त जगह होती है जहाँ पे वो चीनी छुप जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये उसका तीसरा क्या गुण था पदार्थ के कण का। तो आइए देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अपनी उंगलियों से पानी को काटने या तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने भी खेला होगा, पानी को हम हाथ से अलग करने की कोशिश करते हैं पर ऐसा नहीं कर पाते। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक स्विमर है, एक तैराक है जो पानी को अपने हाथों से काटने की कोशिश करता है, पर क्या ये पानी को अलग अलग कर पाता है दूसरे से? क्या होगा जवाब आपका? तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पानी की जो धाराएं होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। जो भी पानी होता है वो हमेशा ही आपस में जुड़ा रहता है। इसका मतलब है कि पानी के कण एक दूसरे को आकर्षण बल के कारण जुड़े रहते हैं, जिससे वो अलग नहीं हो पाते। तो आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं अलग हो पाते हैं। जैसे ही जब आप पानी को उंगलियों से काटने की कोशिश करते हैं तो अलग नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण है कि उनके पानी के जो एक कण है वो दूसरे कणों के साथ आकर्षण बल के कारण जुड़े रहते हैं। और जब आकर्षण बल यानी कि अपने ओर खींचने की जो बल होता है, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ जैसे चुंबक है वो लोहे को अपनी ओर खींचता है तो इसको हम आकर्षण बल कहते हैं। तो उसी तरह से पानी के जो एक कण है वो दूसरे कणों को अपनी ओर खींचते हैं, इसी को हम आकर्षण बल कहते हैं। और इसी आकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और हम पानी को तोड़ने या फिर पानी को अलग अलग करने में हम नहीं कर पाते हैं। चलिए ये तो बात हो गई, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कणों की विशेषता, यानी कि कणों की क्या विशेषता होती है। तो आइए देखिए, अभी आपने जाना था गतिज ऊर्जा के बारे में, साथ ही साथ चलिए आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थ के दो कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है, द्रव में मध्यवर्ती होता है तथा गैस में सबसे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये कि ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, द्रव के अंदर मध्यवर्ती होती है, यानी कि ठोस से ज़्यादा और गैस के तुलना में कम होती है, तथा गैस में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि जो भी सॉलिड यानी कि ठोस होगा, इनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होगी सबसे कम होगी, और लिक्विड में
ठोस के कणों से ज़्यादा होगी और गैस में इन दोनों यानी कि ठोस और द्रव के कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होगी उनके तुलना में गैस के जो कण के बीच गतिज ऊर्जा होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि ठोस में सबसे कम, द्रव में ठोस से ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा ठीक होती है क्या, तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ठोस पदार्थ के दो कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस में न्यूनतम, द्रव में मध्यवर्ती तथा गैस में सबसे ज़्यादा होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, तरल में मध्यवर्ती होता है और गैस में सबसे कमजोर होता है। यानी कि जो भी कण होते हैं ठोस के, द्रव के और गैस के, तो उनके बीच जो आकर्षण बल होता है यानी कि जिस बल से एक कण दूसरे कण को खींचते हैं उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। तो जो ठोस होते हैं इनके बीच जो आकर्षण बल होता है यानी कि दो कणों के बीच जो खिंचाव बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। द्रव में यही खिंचाव बल यानी कि आकर्षण बल ठोस के तुलना में कम जोड़ होता है और गैस में दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है ये सबसे कमजोर होता है। आकर्षण बल क्या है, तो वह बल जिससे एक कण दूसरे कणों को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी को हम आकर्षण बल कहते हैं। तो ये आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में यानी द्रव में उससे कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ठोस के कण सबसे कम गतिशील होते हैं। यानी कि जो ठोस के कण हैं इनके बीच काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जब कम होगी तो ये कम गति करेंगे और जब कम गति करेंगे तो ये सबसे कम गतिशील कहलाएंगे। यानी कि ठोस के जो कण होते हैं ये सबसे कम गतिशील होते हैं यानी इनके कण अधिक गति नहीं करते हैं और द्रव के कण मध्यवर्ती होता है इनकी गतिशीलता। ठीक है, यानी कि द्रव के कण जो होते हैं वो ठोस के कणों की तुलना में गति तो ज़्यादा करते हैं पर वहीं गैस की तुलना में ये गति कम करते हैं और गैस के कणों की गतिशीलता सबसे अधिकतम होती है। यानी कि जो भी गैस के कण हैं उनमें जो गतिशीलता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये कि जो गैस के कण है वो लंबी दूरी तय करेंगे, बहुत दूर तक घूमते रहते हैं। ठीक है, और लिक्विड यानी कि द्रव में यही बात है, गैस से थोड़ा कम होती है और सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होती है। और ठोस में यही बात यानी कि गतिज ऊर्जा कहें तो यानी कि इसका मतलब होगा उसकी गति, कणों की गति। तो सॉलिड की जो होती है यानी जो ठोस होता है इनकी गतिज ऊर्जा थोड़ा कम होती है लिक्विड और गैस के तुलना में। इसी वजह से इनके कण जो होते हैं ठोस के वो कम गतिशील होते हैं। ठीक है, यानी ठोस के कण सबसे कम गतिशील होते हैं, द्रव के मध्यवर्ती होता है तथा गैस के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है पदार्थ के तीन अवस्थाएं और उनकी गतिविधियों में कणों की व्यवस्था। यानी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, साथ ही साथ उनके कण जो होते हैं उनकी गतिविधियों के आधार पर हम उन्हें अरेंज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ठोस देख रहे हैं यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस देख रहे हैं, कणों की अरेंजमेंट भी देख रहे होंगे, व्यवस्थाएं भी देख रहे होंगे कि कैसे अरेंजमेंट है। तो जो सॉलिड के कण है यानी जो ठोस के कण है वो काफ़ी दूसरे से पास में है और उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह भी है। साथ ही साथ द्रव के जो कण है वो एक ठीक से अरेंजमेंट इनकी नहीं है, कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है। और साथ ही साथ इनके बीच में भी सॉलिड के तुलना में तो कुछ ज़्यादा ही गैप दिखने को मिल जाएगा कहीं कहीं आपको। और वहीं गैस के कणों की जो बात करें तो इनके अरेंजमेंट बिल्कुल होते ही नहीं है, सारे कण इधर से उधर घूम रहे होते हैं। साथ ही साथ इनके बीच की जो जगह होती है वो इन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पदार्थ की अवस्था यानी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो पदार्थ की भौतिकी अवस्था जो होती है वो तीन होती है। पहला ठोस होता है, ठीक है, दूसरा द्रव होता है और जो तीसरा है वो हमारा गैस होता है। यानी कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जो यहाँ पे आप गैस को देख पा रहे होंगे। चलिए अब इन गैस की सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था के बारे में हमने बात की
ठीक है, जिसमें हमने जाना कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए अब हम अपनी बात करते हैं। हम अपने शरीर को 3 अवस्थाओं में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर को हम चाहें तो पदार्थ के 3 अवस्था में भी बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बांट रहे हैं। तो देखिए, हड्डियां और जो हमारे दांत होते हैं शरीर के, वो क्या होते हैं, तो वो ठोस होते हैं। जैसे ये मानव दांत हो गया और हड्डियां जो हो गई वो ठोस हो गई। और हमारे शरीर में जो मौजूद रक्त होता है, यानी जो खून होता है, और पानी जो होता है, ये तरल होते हैं, यानी कि द्रव की अवस्था में होते हैं। और ये हमारे शरीर को 70% हिस्से को बनाते हैं। जैसे शरीर में मैंने अभी बताया कि रक्त यानी जो खून होते हैं वो द्रव के रूप में होते हैं, यानी कि हमारे नसों में बहते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो शरीर के अंदर पानी जो होता है वो हमारे शरीर के 70% हिस्से को बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे गैस के बारे में। तो हमारे शरीर में जो फेफड़ों में जो गैस भरे रहते हैं, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, वो सांस हमारे आसपास के पर्यावरण से हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है, जो एक गैस के रूप में मौजूद रहता है। यानी कि हमारे शरीर को अगर हम वर्गीकृत करें, हम आसानी से हम पाएंगे कि हमारे शरीर में भी ठोस के 3 अवस्थाएं मौजूद हैं। कैसे, तो हड्डियां और दांत वो ठोस के रूप में मौजूद हैं। रक्त और पानी ये हमारे तरल यानी कि द्रव के रूप में मौजूद हैं। और फेफड़ों में जो गैस है, जो हवाएं हैं, वो गैसीय के रूप में मौजूद है। यानी कि मानव शरीर में तीनों तरह के अवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। धन्यवाद। और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ठोस, द्रव और गैस तथा इनकी विशेषताओं के बारे में, यानी कि ठोस की क्या विशेषता होती है, द्रव की क्या विशेषता होती है, साथ ही साथ गैस की क्या विशेषता होती है। हम अगले वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।